बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है आजकल बड़ा शोर शराबा हो रहा है धरने के हवाले से और हुकूमतें गिराने के हवाले से। इस मुल्क में तकरीबन 30 साल हुकूमत करने वाले 30 माह भी जो है ना इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं है। ये मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी ही हैं जिनकी यकीन दहानियों पर मौलाना साहब ने धरने की तड़ियाँ लगाना शुरू कर दी हैं। मैं आज आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगर मौलाना 4 हफ़्ते भी बैठ जाएँ दारुल हुकूमत के अंदर तो हुकूमत गिरे ना गिरे, मौलाना साहब की कमर ज़रूर जो है ना गिर जाए, टूट जाएगी और वो ख़ुद गिर जाएंगे। हमने आपको जो है ना अगर हिसाब किताब हम आपको लगा के बताएं तो तकरीबन 1 मिलियन तो बहुत दूर की बात है। अगर मौलाना 50,000 लोग भी लेकर बैठ जाएं तो सिर्फ एक दिन खाने का ख़र्चा 3 करोड़ रुपए बनता है और एक माह का 1 अरब रुपये। तो आप ये सिर्फ खाने का हिसाब किताब लगा लें और अगर दीगर अखराजात आपके जितने भी हैं अगर उनका हिसाब लगाएं तो 1 मिलियन लोग एक माह तक संभालने में तकरीबन मौलाना साहब को 100 अरब रुपए की ज़रूरत होगी, जिसके अंदर आप दीगर चीज़ें होंगी कि वाशरूम का भी होगा, ट्रांसपोर्ट का भी होगा, खाने पीने का भी होगा। किस्सा मुख्तसर ये कि भी कोई या तो पीछे कोई बहुत ही तगड़ा हाथ है जो अरबों रुपए की फंडिंग करेगा। उन्होंने सोचा कि नैब को अरबों डॉलर देने की बजाय 2-4 अरब रुपए धरने के ऊपर लगा दी जाए और हुकूमत को एक मुश्किल में डाल दी जाए। ये पैसा किसी बैरूनी ताकत से भी आ सकता है ताकि पाकिस्तान को गैर मुस्तकम किया जा सके। वो लोग जो महंगाई पर धरना करने के मशवरे दे रहे हैं, ज़रा इनके दौरे हुकूमत में क्या दूध की नहरें चल रही थी वो आपको मैं ज़रा याद करवा देता हूँ। बेरोज़गारी आम थी, अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल थी, पुलिस हुक्मरानों की हिफाजत पर मामूर थी और हर मिनट में एक बच्चा जो है ना हाथ से निकल रहा था और मर रहा था। रिश्वत और सिफारिश का कल्चर आम था। लोग चाहे भूखे मरे मगर सफ़र मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन, मोटरवे और फ्लाई ओवर पर ही जो है ना करवाने के मनसूबेबंदी की जाती थी। सरकारी तालीमी इदारों की हालत खस्ता थी। बेरोज़गारी का ये आलम था कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और जो दीगर नौजवान अगर कोई पोस्ट निकल आती थी, इवन चपरासी और सिक्योरिटी गार्ड की भी, तो लाइनें नज़र आती थी 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार बंदों की। अब आप ये हालात देख लें कि ग्रेजुएट बंदा जो है ना चपरासी की नौकरी ढूंढता फिर रहा होता था। पीने का साफ़ पानी नहीं दरकार, लोग जो है ना ख़रीद के पानी पी रहे हैं। बिजली आती थी तो अपनी मर्ज़ी से आती थी, घर से बाहर निकलते थे तो लूट जाते थे। कोई मज़हब के नाम पर कट रहा था तो कोई सुबाइयत के नाम पर जो है ना अपना धंधा चला रहा था। कोई फ़िरका वारियत की भेंट चढ़ रहा था और कुछ बदनसीब ऐसे भी थे जिनके जो है ना मरने के बाद तकरीबन एक समझ लिया आप सवालिया निशान बन जाता था कि किस तरह के लोग हैं, कैसे कैसे रोडों के ऊपर जो है ना इनकी जानें निकल रही हैं। पहले वाजपेयी इनका यार था, फिर मोदी इनका दिलदार हो गया। ज़रा हट कर गिरदो नवा के शहरी आबादियों से ज़रा हट के अगर आप देहाती इलाके जिनकी आबादी तकरीबन 60% के करीब है, अगर उन पर नज़र डालते थे तो एक आम आदमी की हालत ज़ार के रक्त अमेज़ मनाजिर देख कर दर्दमंद इंसान का कलेजा फटना शुरू हो जाता था। ऐसी हुकूमत जो हर बार तालीम, सेहत और निज़ाम इंसाफ के नारे मार मार कर आते थे, लेकिन जब वो आते थे तो वो अपने इतने बड़े बड़े मोहल्लाती मंसूबों के बोझ तले ऐसे दब जाते थे कि उनके पास सेहत, तालीम और इंसाफ के लिए सिर्फ वजाहतें और सफाइयाँ बचती थी। तो इन लोगों ने ना अपना कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत को जो है ना बादशाहत की ढाल के लिए इस्तेमाल किया। शरीफ ख़ानदान के होनहार बच्चे हमज़ा, हसन, हुसैन और मरियम जो पहले दौरे हुकूमत में बच्चे थे वो अपने वालिद की कफ़ालत में रहते थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एकदम फैक्ट्रियों के और फ्लैटों के और अरबों रुपए की जायदादों के मालिक वो बन गए बेटे। और अब टीटी का अब जो है ना मरीम नवाज़ को आप देख लें कि उनसे जो है ना टीटीओ का हिसाब नहीं दिया जा रहा कि इतना पैसा कहाँ से आ गया और वो तकरीबन अरब रुपए की मालिक बन गई है। उससे पहले वो कहती थी मेरी बैरून मुल्क तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ के बच्चे कहते थे कि जी मेरे वालिद साहब बहुत अमीर थे, मेरे दादा बहुत अमीर थे, ये हमारे परदादा का पैसा, ये हमारे दादा का पैसा, ये हमारे अब्बा का पैसा। मेरे दादा ने बहुत दौलत कमाई, उन्होंने अपने कारोबार एक छोटी सी भट्टी से शुरू किया और फिर अल्लाह के फजल करम से मुल्क भर में मिलें, दुबई में फैक्ट्रियाँ, स्विट्ज़रलैंड में बैंक अकाउंट्स जो है ना उनके खुल गए और इतनी जायदादें बैरून मुल्क आ गई कि वो जो है ना बैठ के अब खा रहे हैं वो ठाटों के साथ और अरबों रुपए की उनकी प्रॉपर्टी हैं। अब अगर आप कि दादा जो है ना कुछ नहीं बना सके या आवाम के लिए वो जो है कहते थे तो फिर वो बेवकूफ़ हैं। वो है जिस बंदे ने ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारी है उसको वो इस मुल्क के अंदर बेवकूफ़ ही है। जब मियाँ शरीफ की दौलत और फैक्ट्रियों पर जालिम हुकूमत ने कब्ज़ा कर लिया तो वह तकरीबन हुस्न इत्तेफाक से वो भी ज़्यादा दौलतमंद हो गए। दूसरे मुल्कों के बादशाह उन्हें बुलाते थे, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते थे और उनसे अमीर होने के गुर पूछते थे। ये मियाँ साहब ने मैंने देखा कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर कारोबार की,
بنیاد شریف خاندان نے ڈالی ہے۔ عرب کے شہزادے میاں نواز شریف کی قسمت اور ان کی والد کی سوچ پر رشک کرنے لگے اور پھر انہیں بغیر سود کے قرضے مل گئے۔ فیکٹریاں لگانے کی وجہ سے بھی جو ہے نا ان کو جگہ مل گئی، کبھی سعودی عرب میں کبھی دبئی میں، اور پھر ان کی لوہے کی فیکٹریاں سونا اگلنے لگی۔ دولت اونٹوں پر لاد لاد کر قطر پہنچا دی گئی، جہاں اربوں کی انویسٹمنٹ بھی ہو گئی، اور پھر وہ دولت حسین نواز جیسے پوتے کو اچانک دگنی چگنی ہو کے مل گئی، اور جس میں لندن کی جائیدادیں، آف شور کمپنیاں اور کئی قسم کے کاروبار شروع ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دولت اتنی بڑھ گئی کہ لوگ اس سے جلنے لگے، اور سیاسی مخالفین سے لے کر فوج کے جرنیل اور ججز بھی شریفوں کے باپ دادا کو کی دولت کو ہتھیانے کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ لوگ فوج کے کندھے پر بیٹھ کے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے فوج کو ہی جو ہے نا مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا۔ اب پاگل عوام ان سے کیسے پوچھ سکتی تھی کہ جناب بتائیں میاں صاحب یہ اتنے پیسے کہاں سے آ گئے، یہ محمد شریف نے کس دور میں دولت بنائی تھی؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جناب جب ڈالر 4 روپے کا ہوتا تھا، سرکاری افسر کی تنخواہ 500 روپے ہوتی تھی، اور دیسی گھی 1 روپے کلو ہوتا تھا، بکرے کا گوشت 2 روپے کلو، گندم 8 روپے من ہوا کرتی تھی، مولوی تو حلوے کی دیگ پر خوش ہو جاتا تھا جو 32 روپے میں بنتی تھی، عمرے کا کرایہ 400 روپے ہوتا تھا، باٹا کے جوتے 3 روپے میں فروخت ہو رہے تھے، سیٹھوں کی بے عزتی وہاں پہ مفت ہوا کرتی تھی۔ میاں شریف نے نواز شریف کو سمجھایا کہ دولت کو ظالم لوگوں سے بچانا اور بڑھانا بھی ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ جناب سیاست میں آ جائیں۔ یہ سب سے اسٹرانگ چیز ہے کہ آپ طاقت میں ہوں گے تو آپ پیسہ نہ صرف بنائیں گے، اپنے پیسے کی حفاظت بھی کریں گے، اور اس کے بعد جناب خام خواہ میں آپ اپنا رنگ کالا مت کریں، کوئی وائٹ کالر کام کرتے ہیں جس میں آپ 9 to 5، اسی لیے سیاست میں بھرتی کروا دیا گیا میاں نواز شریف کو۔ نواز شریف ترقی کرتے کرتے وزیر اعلیٰ، پھر وزیر اعظم، پھر وزیر اعظم، اور پھر وزیر اعظم بنے، خود تو سرٹیفائیڈ گاڈ فادر بن گئے، مگر ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا اور 30,000 ارب روپے کا مقروض کر دیا گیا۔ ریونڈ محل کس کی ملکیت ہیں؟ ریونڈ محل ہزاروں ایکڑ اراضی پر مشتمل ہے، مگر یہ وزیر اعظم نواز شریف یا خاندان کے کسی اور دوسرے فرد کے اثاثوں میں کبھی ظاہر نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ 2013 کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیں الیکشن کمیشن میں جو انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس اور گوشوارے جمع کروائے، نواز شریف، ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف، ان کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور بھتیجے حمزہ شہباز شریف، کسی نے بھی رائیونڈ محل پر پراپرٹی اپنے نام پہ ظاہر نہیں کی۔ رائیونڈ پراپرٹی شریف برادران کی والدہ شمیم شریف کے نام پر تھی۔ دونوں شریف برادران کے اثاثے ایک جیسے ہی ہیں، دونوں ہی ایک گھر میں رہتے ہیں جن کی ملکیت ان کے نام پہ نہیں ہے۔ نواز شریف جس گھر میں رہتے ہیں اس کی مالک ان کی والدہ ہیں، جبکہ شہباز شریف جس گھر میں رہتے ہیں اس کی مالک ان کی بیوی بیگم نصرت ہیں، جن کے نام پر کروڑوں روپے کی ٹیٹیاں نکلی ہیں ابھی، اور اب وہ ملک سے جو ہے نا باہر ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ کہیں ان کو نیب گرفتار نہ کر لے۔ دونوں بھائی ایسی لینڈ کروزر استعمال کرتے ہیں جو کہ ان کو گفٹ میں دی گئی ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی یہ کس نے گفٹ میں دی ہے۔ کبھی کہتے ہیں دبئی کے شہزادوں نے دی ہے، کبھی کہتے ہیں کسی اور نے دی ہے۔ دونوں کے بیرون ملک اور لوکل بینکوں میں کرنسی اکاؤنٹس ہیں، زرعی جاگیریں ہیں، شوگر ملیں ہیں، ٹیکسٹائل اور پیپر ملز میں سرمایہ کاری ہے۔ 2014 میں بڑے بھائی نواز شریف کے اثاثوں میں مسلسل بڑھوتری ہو رہی تھی، جبکہ چھوٹے بھائی شہباز شریف کے اثاثوں کی مالیت مسلسل نیچے جا رہی تھی۔ دوسرا تضاد یہ کہ شہباز شریف کی برطانیہ میں پراپرٹی ہے، جبکہ نواز شریف کی باہر کوئی پراپرٹی نہیں۔ گزشتہ الیکشن تک شہباز شریف نواز شریف سے زیادہ امیر تھے۔ حالیہ ڈکلیریشن کے مطابق تقریباً جو ہے نا نواز شریف جو ہے نا اس وقت ارب پتی بن گئے ہیں، اور وہ امیر ترین جو ہے نا ارکان اسمبلی میں بھی ان کا نام آیا گیا، اور پہلے سال تقریباً ان کی دولت 6 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اور جب پہلی دفعہ میاں نواز شریف کے جو ہے نا ارب پتی کا ان کو ٹیگ لگایا گیا، ریکارڈ اور بیانات کے مطابق نواز شریف کی 2012 میں اثاثوں کی مالیت 261.6 ملین روپے اور شہباز شریف کی 336.9 ملین روپے تھی۔ 2011 میں نواز شریف کے اثاثے 166 ملین روپے تھے اور شہباز شریف کے 393 ملین روپے تھے۔ اسی طرح نواز شریف کے اثاثوں میں 95.6 ملین روپے اضافہ ہوا اور شہباز شریف کے اثاثوں میں 56.5 ملین روپے کی کمی ہوئی۔ اسی طرح اگر آپ آئیں 2013 کے حساب سے ان کے آپ اگر اثاثے چیک کریں تو میاں نواز شریف کے اثاثے بڑھ کر 1.8 بلین روپے کے ہو گئے، جبکہ شہباز شریف کے مزید کم ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف کی ٹیٹیاں ویٹیاں ساری ان کی فیملیوں کے نام پہ ہی آئی ہیں، اور 142 ملین پہ آ گئے 393 سے۔ شہباز شریف کی اندرون ملک کی جو اور بیرون ملک کی جو پراپرٹیاں ہیں اور جو اثاثے تھے وہ
तकरीबन बैंक अकाउंट्स में तकरीबन 138 मिलियन रुपए थे। इन पर बरतानी बैंकों के ऊपर उन्होंने कर्जा भी लिया हुआ था, वो तकरीबन 117 मिलियन रुपए का था। शहबाज शरीफ ने लाहौर में 676 कनाल की 5 प्रॉपर्टियों की मालियत ज़ाहिर नहीं की, जो कि इनकी वालदा की जानिब से बतौर तोहफे में दी गई। ये मैं आपको एक बात बता दूं कि इनको तोहफे बड़े मिलते हैं, हर चीज़ इनको तोहफा मिली हुई है। मरियम अरबों रुपए की प्रॉपर्टी की मालिक बन गई है, सारी तोहफे में। इनके भाइयों को तोहफे में, मरियम ने तोहफा दिया अपने भाई हसन नवाज़ को, हसन नवाज़ ने दिया हुसैन नवाज़ को, हुसैन नवाज़ ने दिया अपने कज़न को, और इसी तरह घूम के जो है ना तोहफों की सूरत में ये अरबों खरबों पति बन गए। इनके पास 51.96 मिलियन रुपए कैश और 7.27 मिलियन रुपए अंदरूनी मुल्क बैंक अकाउंट्स में हैं। अब अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए मिसिज़ कलसूम नवाज़ को। उनके नाम पे भी बेतहाशा प्रॉपर्टियाँ थी। छांगा गली के अंदर एक घर था जिसकी मालियत 63 मिलियन रुपए थी। माल रोड मरी पर जो है ना 100 मिलियन रुपए की मालियत का एक बंगला था। 68 कनाल ज़मीन जो है ना शेखुपुरा में, जिसकी मालियत तकरीबन 70 मिलियन रुपए थी। 1.5 मिलियन रुपए की ज्वेलरी और ख़ानदानी कारोबार में शेयर्स बेतहाशा थे। अब आपको मैं एक और बात बताऊँ, जनाब कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब की दौलत के बारे में बताता हूँ कि उसकी मालियत 14.23 मिलियन रुपए है, और एक गाड़ी के भी वो जनाब मालिक हैं, जो कि इनकी बेगम को बतौर तोहफ़ा यूएई से मिला। मैंने आपको बताया ना तोहफे बड़े मिलते हैं इन लोगों को। आपको याद करवा दूं कि ये वही कैप्टन सफदर हैं जो 1500 रियाल पर नौकरी करते थे, और इनकी बेगम मरियम नवाज़ तोहफे लेकर 1 अरब की मालिक बन गई थी, क्योंकि इनका अपना बयान है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है। और अब इन्हें 1 साल की हुकूमत के धरने के ख़िलाफ़ जो है ना, इनको शर्म नहीं आ रही कि ये महंगाई के नाम पे और कभी किसी नाम पे एहतजाज कर रहे हैं। और यही गरीब लोग कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ के जो बच्चे हैं उनके नाम पे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती है। ये इस कौम को और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।